हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपके सामने लेके आया जा रहा है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। आपको बताया जा रहा है, उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि आपको कितना पढ़ना है और कितना अच्छे से पढ़ के आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो देखिएगा, हम अभी जेएनयू के द्वारा आपके एग्ज़ाम डेट्स घोषित हो चुके हैं और उसी से रिलेटेड हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा, अब जो आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, यानी जो भी आपका पेपर है वो है अलजेब्रा से रिलेटेड। अब अलजेब्रा तो हम काफ़ी हद तक क्लास 10th 11th 12th में पढ़ के आए। भाई हमने द्विघात पढ़ा है, प्रथम घात के समीकरण पढ़े हैं, त्रिघात पढ़ा है, चतुर्घात के समीकरण पढ़े हैं। अब थोड़ा सा हमने अपना लेवल को इंक्रीज कर दिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उस पढ़ने के लिए हमारा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के अंदर ही फर्स्ट पेपर डाल दिया गया है अलजेब्रा का। तो आप देखोगे कि इसके अंदर फर्स्ट यूनिट है, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, मैट्रिक्स एंड इक्वेशन। अब इक्वेशन थोड़ी सी हमारे पास चेंज हो जाती है कि हमने क्लास 11वीं के अंदर मैट्रिक्स पढ़ी, आव्यूह पढ़ा, सारणिक पढ़ा। अब उससे से रिलेटेड यदि हम उनकी समीकरण रूप बना दिए जाए तो उसकी सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसकी रैंक कैसे ज्ञात की जा सकती है, उसके अंदर उसकी आइगन वैल्यू का यहाँ पे अर्थ है ना, वो कुछ नहीं है। जैसे हम वहाँ पे एक्स की वैल्यू ज्ञात करते थे, यहाँ पर दी गई सारणी की वैल्यू ज्ञात की जाएगी। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैट्रिक्स और इक्वेशन हमारी यूनिट फर्स्ट है। इस यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। भाई कोई भी आव्यूह आपको दिया हुआ होगा, सामान्य कैसे प्रकार का आव्यूह होगा, देखिएगा किस प्रकार का हमारे पास आव्यूह होगा। ये जैसे हमने कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे, इस पे हम इस प्रकार से आव्यूह लिखेंगे। ये कोई भी आव्यूह और उसके अंदर हमने बहुत सारे अवयव लिख दिए। अब एक चीज होती है नलिटी और एक होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने जब एक आव्यूह बना दिया, इसके अंदर अशून्य पंक्तियां गिन लो आप, यानी कोई भी रेखिक स्वतंत्र होनी चाहिए। यहाँ पर देखोगे तो किसी के अंदर भी पूर्णतः किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में शून्य नहीं है, तो उसकी आपको संख्या गिननी है। और सामान्यतः हम इसकी कोटि बात करेंगे तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3, और कितने कॉलम है, 3। तो यहाँ तो हम देख के बता रहे, परंतु हर आव्यूह के अंदर हम इसको देख के बता नहीं सकते, तो हमें सॉल्व करना सीखना होगा। सेकंड हमारे पास क्या है कि आव्यूह के अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, अब अभिलाक्षणिक समीकरण क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आव्यूह आएगा, जो हमारे पास सारणी के रूप में आएगा जिसे हमें सॉल्व करना है, वो हमारे पास क्या आएगा, a बराबर लैम्डा एक्स। अब जब हम पक्षांतित कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस लैम्डा एक्स। और इसी को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये, जब इसके अंदर वैल्यू रख दी जाएगी तो हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, और उसी समीकरण को क्या कहेंगे, हम इसका अभिलाक्षणिक समीकरण कहेंगे। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, इसके आइगन वैल्यू, आइगन मान, और फिर पढ़ना हमें आइगन वेक्टर। अब आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इसी का ही क्या करेंगे, मोड ले लेंगे। जब हम इसका मोड ले लेंगे और इसको बराबर रख देंगे 0 के, तो जैसे ही मोड रख के 0 रखेंगे तो एक क्या हो जाएगा, समीकरण का निर्माण होगा। और जब हम बराबर 0 रखते हैं तभी तो हम किसी समीकरण का पक्षांतरण करके उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी, जो भी यहाँ पर हमें मान प्राप्त होंगे लैम्डा के, वही हमारे क्या कहलाएंगे, आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू है वो होते हैं लैम्डा के मान। ठीक है, फिर है आइगन सदिश। हर मान के प्रति सदिश क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। सपोज हमें 2 आइगन वैल्यू मिले तो हमें आइगन सदिश भी कितने प्राप्त होंगे, 2। तो जितनी वैल्यूज उतने हमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के क्या प्राप्त होंगे, सदिश प्राप्त होंगे। चलिए आगे देखिएगा, चलो देखो, नेक्स्ट है हमारे पास जो इसी का सेकंड टॉपिक है वो है कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स यूज इन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी जो हमारी कैले हैमिल्टन प्रमेय होती है और किसी भी आव्यूह, यानी मैट्रिक्स ए दे दी, उसका ए इनवर्स ज्ञात करना, तो ये हमारा टॉपिक है। और यहाँ से मान के चलो कि यह जो हमारा टॉपिक है ये हमें 100% इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और यहाँ से क्वेश्चन
बनता है, भले वो 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछ ले या इसकी प्रमेय सीधी पूछ ले या आपको ये इनवर्स ज्ञात करना पूछ ले या केले हैमिल्टन को सिद्ध करना आपके द्वारा पूछा जा सकता है। तो अब केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है कि कोई भी प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स है, अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है वर्ग मैट्रिक्स रहेगा। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब जो उसकी कोटि है वो समान होनी चाहिए, भाई 3x3 की हो सकती है, 4x4 की हो सकती है। तो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने आइगन वैल्यू को क्या करते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। यानी अभिलाक्षणिक समीकरण के अंदर जो भी आपके अंदर लैम्डा में इक्वेशन प्राप्त होगा, सपोज आपके पास एक इक्वेशन आया लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर बराबर 0, कोई भी आ सकता है, भाई मान लिया ये आ गया। तो अब इसी लैम्डा को आप उसकी मैट्रिक्स से क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, लैम्डा की जगह ए पुट कर दो। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक केले हैमिल्टन का थ्योरम का यूज हो जाएगा। और इसके अंदर यदि आप ए रखो और सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर 0 आ जाता है, इसका मतलब केले हैमिल्टन थ्योरम जो है, प्रमेय जो है वो यहाँ पे सत्यापित हो जाएगी। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बन के आ सकता है और बहुत बार आ भी चुका है। नॉर्मल बीएससी के अंदर तो कंटिन्यू पूछा जाता था और सेमेस्टर के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट निभाएगा। ठीक है, अब आगे है इसका व्युत्क्रम आव्यूह। अब व्युत्क्रम आव्यूह का मतलब सामान्य जो मैट्रिक्स होती है वो होती है आपकी ए, इसका ही जब हम व्युत्क्रम बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है ना, अब ए से ए इनवर्स ज्ञात करना है, पर करना किसकी हेल्प से, केले हैमिल्टन प्रमेय की द्वारा करना है। अब ये केले हैमिल्टन प्रमेय आपको बड़ा क्वेश्चन देगी, इसलिए सबसे ज्यादा इस यूनिट पे आप पढ़ने वैसे ये यूनिट बहुत ज्यादा छोटी है, आपकी स्कोरिंग टॉपिक में रहेगी ये यूनिट, उसमें आपको केले हैमिल्टन प्रमेय पे ध्यान देना है, इसके प्रमेय के कथन पे ध्यान देना है, उसके प्रूफ पे भी ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट है रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म। भाई जो भी आव्यूह है इसको सामान्य फॉर्म में क्या करना, कन्वर्ट। यहाँ से भी सवाल बनता है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी रहेगी, आपकी केले हैमिल्टन प्रमेय रहेगी। चलिए ये हमारी कौन सी यूनिट होगी, फर्स्ट। ऐसे हमारे पास कितनी यूनिट्स है, 5 में से आपको 3 यूनिट्स तो 100% किसी भी हालत में करके जानी है, यदि आप अपने मन में ठान चुके हो कि मुझे अच्छा स्कोर करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट है पॉलिनोमियल इक्वेशन से रिलेटेड। ये एग्जैक्ट यूनिट का नाम नहीं है, बस उससे रिलेटेड है, आपको उससे ध्यान रखना है। भाई अब देखो ये है क्या चीज, हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं द्विघात और त्रिघात समीकरण। तो आपने पढ़ा है मूलों का योग, मूलों का गुणा, इजीली पढ़ा, वो सबसे इजी लगता था क्योंकि हमारे से अच्छे से जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व हो जाते थे। तो उसको देखिएगा, उसमें हम क्या पढ़ते थे, भाई हमारे पास कोई भी एक समीकरण होता था, जैसे ये, और हमने जैसे बराबर 0 रख दिया तो ये बन गया एक मानक द्विघात समीकरण। अब मानक द्विघात समीकरण, तो इसकी घात कितनी हुई, 2, तो 2 घात है तो इसके मूल भी कितने आएंगे, 2। भाई जितनी घात का अधिकतम समीकरण होता है उतने ही उसके अधिकतम मूल, यानी n घात का समीकरण n मूल, 5 घात का समीकरण 5 मूल, 3 घात का समीकरण तो 3 मूल। तो ये द्विघात समीकरण हम क्लास 10th के अंदर प्रॉपर पढ़ के आ चुके हैं। उसमें हमने त्रिघात भी पढ़ा था, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा बहुपद पाठ के अंदर द्विघात और त्रिघात। तो उसी प्रकार हमें रिलेशन देखने, परंतु अब हमारे पास है जो घात की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, भाई 3 घात का होगा, 4 घात का होगा, अन्य कोई समीकरण भी हो सकता है, उसके अंदर हमें देखना है। तो हमें जो पढ़ना है वो मेजरली 3 घात और चतुर्घात के लिए पढ़ना है। तो यहाँ देखोगे तो यदि हम इसको ही करें तो हमारे पास मूल माना अल्फा और बीटा है, ये हमारे पास इसके रूट्स है, जिसे आप मूल कह सकते हो, इसके शून्य कहा जा सकता है, जीरोस बोला जा सकता है, कुछ भी बोले। अब पहला इसका समीकरण होगा मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। सेकंड क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, जो किसके बराबर होता है, सी बट्टा ए, यानी धनात्मक है और ऊपर आ जाएगा अचर पद और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा। तो ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं, अब हमें नया क्या पढ़ना है, अपने आप को कैसे इंक्रीज करना है, तो उसको देखिएगा। तो आपका सबसे पहला है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल का मतलब या तो पूरा समीकरण x में होगा या पूरा समीकरण y होगा, यानी किसी भी एक चर के अंदर होगा। जब हमारे पास एक चर वाला कोई भी समीकरण आएगा, अब घात छोटी नहीं होगी कि भाई 1 घात का है 2 घात का नहीं होगा, 3 का होगा 4 का होगा, उस प्रकार से होगा। तो हमारे पास जब त्रिघात का समीकरण होगा तो हम उसको कैसे हल करेंगे, उसके शून्यांक और गुणांक, 2 शब्द यूज किया जा रहा है, शून्यांक और गुणांक।
भाई शून्यांक का मतलब उसके रूट्स कौन कौन से है, गुणांक का मतलब है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के आगे वाले पद क्या क्या है, उनके मध्य हमें संबंध दर्शाना है। और संबंध के बाद हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, फॉर्मूलाज आएंगे, उनको हमें याद भी रखना है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, जैसे त्रिघात की बात करें तो ये होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब एक त्रिघात समीकरण, अब ये त्रिघात समीकरण है तो इसके मूल भी कितने होंगे, 3 मूल होंगे। तो माना इसके भाई जो मूल है वो है अल्फा, बीटा और गामा, 3। और यदि 4 घात का चतुर्घाती समीकरण होता, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती, तो उसके 4 मूल होते, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। 5 घात का होता तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमेगा। इसी प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब हमारे पास ये 3 घात का समीकरण है तो इसके क्या होंगे, शून्यांकों का योग होगा, शून्यांकों का गुणा होगा। अब गुणा भी 2 प्रकार से होगा, 2 शून्यांकों का गुणा हो सकता है और 3 शून्यांकों का भी गुणा हो सकता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यानी क्या हो जाएंगे, तीनों के जितने भी मूल हैं, जैसे यहाँ पे 4 मैंने मूल लिख दिए, हमारे पास कितने मूल आएंगे, 3। तो देखो 3 मूलों का योग किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, माइनस बी बटा ए के बराबर। यदि हम क्या करें, 2 शून्यांकों का क्या कर दे, गुणनफल ले ले, तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो देखो एक आ जाएगी अल्फा बीटा प्लस आ जाएगी बीटा गामा प्लस आ जाएगी गामा डेल्टा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सी बटा ए के बराबर हो जाएगी। और इसके अलावा क्या करेंगे, हम 3 शून्यांकों का गुणा लेंगे, 3 शून्यांक यहाँ पे सिर्फ 3 ही है, तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा अल्फा बीटा और गामा, ये हो जाएगा माइनस डी बटा ए। अभी तो ये देखने में सिंपल लग रहा है, इसमें है वास्तविकता में ये बहुत ज़्यादा सरल पार्ट, परंतु इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। सवाल जितने अपने हाथ से आप निकालोगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, उतना ज़्यादा एग्जाम में आप फटाफट कर पाओगे। तो यहाँ से ये 3 समीकरण यानी त्रिघात समीकरण के लिए संबंध आ गए। इसी प्रकार हम चतुर्घात के लिए भी पढ़ेंगे। फिर है आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एंड डेकार्टे रूल ऑफ साइन। अब देखो मूलों का सममित फलन। अब सममित फलन है क्या, देखो सिंपल सी बात है, जब मेरे पास 2 मूल है तो मैंने इजीली लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। जब मेरे पास 2 या 3 हो गए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 5 हो गए तो अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा, ऐसे करके प्लस में मैंने लिख दिया। परंतु जब मेरे पास मूलों की संख्या ज्यादा है तो मैं सारे मूल ज्यादा बड़ी संख्या में न लिखते हुए उसको एक योग के अंदर क्या कर दूंगी, दर्शा दूंगी। जैसे देखिएगा आप यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस ओमेगा। अब मैं इसको ज्यादा ना लिख के मैं सीधा ये लिख सकती हूँ सिग्मा अल्फा। इसका अर्थ क्या हुआ, ये इसके सम्मित रूप को दर्शा रहा है। सम्मित का मतलब क्या हुआ कि यह आगे भी इसी प्रकार चल रहा है। यदि मैं यहाँ पर क्या लिख दी, अल्फा स्क्वायर, सपोज क्या लिख देती इसकी जगह सिग्मा करके अल्फा स्क्वायर, सपोज उसके अंदर 3 ही मूल होते, अल्फा बीटा एंड गामा 3 मूल ही होते, तो मैं इसको ऐसे खोल के लिखती अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। जितने मूल होंगे उतने रूप में लिखूंगी। 4 मूल होते थे, आगे गामा के आगे डेल्टा यूज कर देती, और होते तो ओमेगा भी यूज कर देती। तो ये इसका क्या होता है, सममित रूप। अब इस सममित रूप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, भाई सिग्मा अल्फा आ गया या सिग्मा अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर। सममित का होता है एक जैसे रूप लिखना, संक्रिया जो है प्लस रहेगी, यानी योग की संक्रिया रहेगी, जैसा है जितने मूल है उतने तक बढ़ना है। यदि 3 मूल है तो अल्फा बीटा गामा तक बढ़े, 4 है तो चौथे तक बढ़े, 5 है तो 5 पदों तक बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक। फिर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीकरणों का रूपांतरण। भाई जो समीकरण दिया है आपको पूछा क्या गया, वैसे के वैसे समीकरण के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। और है डेकार्टे चिन्ह। अभी ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है छोटे सवालों के लिए या एमसीक्यूज के लिए। कंपटीशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जब मूल ज्ञात करने होते हैं हमें, तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार इक्वेशन को सॉल्व करके ही मूल ज्ञात करते हैं। कभी कभी हम इक्वेशन को देख के, उसके गुणांकों के चिन्हों को देख के भी बता सकते हैं कि इसके मूल क्या क्या संभव है। तो इससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि भाई कौन से ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो एक टाइम बच जाता है कि भाई 4 ऑप्शन, इसमें से 2 कट हो गया, अब 2 के ऊपर ही सोचना है। तो वो उसके लिए हम डेकार्टे चिन्हों का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इसके नियमों का क्या करेंगे, यूज। आगे देखिए, अब देखो सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन यानी त्रिघात समीकरणों को हल करना। फिर है सॉल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 4 घात को सॉल्व करना। अब देखो मैथ्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है,
परंतु मैथ्स के अंदर हम 5 घात या 5 से बड़ी घात के समीकरणों को सॉल्व नहीं कर सकते। यदि हमने सिंपल से समीकरण बना दिए हैं उनका गुणा करके, तो वही हम सॉल्यूशन, हमें पता है तभी तो हमने समीकरण बनाया, तो हम सॉल्व करके वो आंसर तो लेके आ सकते हैं। परंतु रैंडमली आपको 5 घात का कोई समीकरण दे दे और आप उसके सारे वास्तविक मूल निकाल दो, अभी तक ऐसा सामान्यतः पॉसिबल नहीं हुआ। उसके काल्पनिक मूल संभव होते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम बार बार सॉल्व कर पाए। इसलिए आप देखो ग्रेजुएशन में आके भी हमें इसके त्रिघात और चतुर्घात समीकरण को सॉल्व करना भी बहुत बड़ी बात है। तो आप देखिएगा 3 घात के लिए हम जो मेथड का यूज करने वाले हैं वो हमारा मेथड कौन सा है, कार्डन मेथड यानी कार्डन विधि। और 4 घात के लिए कौन सी विधि यूज करेंगे, फेरारी विधि। तो इसके लिए हमें कभी कभी द्वितीय घात को निष्कासित करना पड़ता है, इसकी विधि का यूज करना। और जैसे पहली यूनिट के अंदर कैले हैमिल्टन प्रमेय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, उसी प्रकार यूनिट सेकंड के अंदर जो बड़ा क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे वो आपका ये वाला पॉइंट रहेगा। यानी त्रिघात समीकरण को हल करना या चतुर्घात समीकरण को हल करना, यहाँ से बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ऑप्शन में मिलता तो और भी अच्छी बात होती है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। त्रिघात और चतुर्घात, त्रिघात के लिए कार्डन विधि और चतुर्घात के लिए फेरारी विधि। क्लियर है? ये होगी हमारी सेकेंड यूनिट। ये दोनों ही हमारे अलजेब्रा से रिलेटेड थी। अब आगे देखिएगा तीसरी यूनिट, ये हमारी है ग्रुप थ्योरी। ये बुक का नाम है ग्रुप, समूह, उससे रिलेटेड है। अब हम पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे थे अलजेब्रा, अब हम पढ़ रहे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीजगणित के अंदर हमारा दिमाग बिल्कुल खुला होना चाहिए, हम सोचने के लिए बिल्कुल तैयार होने चाहिए कि इस समीकरण के अंदर क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, किसका इसके ऊपर निर्भरता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो ये मोस्ट है, आप देखो मैथ्स 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्योर, ठीक है, और एक होती है अप्लाइड। प्योर के मतलब जो सूत्र हमारे पास है हमें सिर्फ क्या करना है, मान दिए हुए मान को रखना है, सॉल्व करना है। प्योर के अंदर आपको ना चीज को समझना पड़ेगा कि ये चीज हो रही है तो किस कारण से हो रही है, यहाँ पे अप्लाई की जा रही है। इसके अंदर बस इसके पदों का महत्व है, लिखने के तरीके का महत्व है, उस प्रमेय का महत्व है, प्रमेय के प्रत्येक शब्द का महत्व रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है ग्रुप, और यहाँ से भी आपको सवाल मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछ लेंगे कि समूह की परिभाषा बताओ, ये तो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है। आपको बड़ा सवाल यहाँ से बना सकता है कि आपके पास जो भी सवाल देंगे आपको पूछेंगे आप बताओ कि ये ग्रुप है या नहीं है, यह आबेली ग्रुप है या नहीं है, क्रम विनिमयता के नियम का पालन कर रहा है, साहचर्यता के नियम का पालन कर रहा है, क्या ये ग्रुपॉइड है या नहीं है, मोनोइड है या नहीं है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा शब्दावली है, इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। और ये हर कंपटीशन के लिए यदि आप ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करते हो तो सबसे बेसिक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ग्रुप के लिए क्या पढ़ना पड़ता है आपको, सबसे पहले आपको समुच्चय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि समुच्चय क्या होता है, उसमें अंदर अवयव कितने होते हैं, अवयवों को गिना कैसे जा सकता है, परिमित समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक शब्द के बारे में पता होना चाहिए, द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब द्विचर संक्रिया होती क्या है, तो आपके पास क्या होता है, जैसे हम सिंपल सा प्लस लगाते हैं भाई, 2 + 3 जोड़ा, हमको पता है कि प्लस का मतलब है 2 और 3 को जोड़ने पर 5 प्राप्त होगा। सेम का सेम 2 और 3 के बीच में मैंने गुणा लगाया तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। यानी जैसे मैंने प्लस से गुणा में किया मेरा आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो द्विचर संक्रिया क्या करेगी कि ग्रुप के अंदर जितने अवयव है, प्रत्येक अवयव के अंदर यदि वह ग्रुप है तो वह द्विचर संक्रिया प्रत्येक अवयवों के मध्य क्या करेगी, समान रूप से व्यवहार करेगी, और सॉल्व करने के मध्य आंसर जो आएगा वही ग्रुप का ही सदस्य आएगा, ग्रुप का ही अवयव आएगा। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है अंतिम रूप से जब आप पहुंचोगे, जब आप ग्रुप को पढ़ लोगे तो आप पढ़ोगे आबेली ग्रुप पे। और ये आबेली ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह क्रम विनिमयता का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, यदि कोई समूह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो वो आबेली ग्रुप होगा। ठीक है, यदि उसमें तत्समक अवयव है, साहचर्यता के नियम का पालन कर रहा है, प्रतिलोम अवयव है, तो वह उसके अलावा क्या होंगे, मोनोइड हो सकते हैं, ग्रुपॉइड हो सकते हैं, सेमी ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, सामान्य गुण। अब सामान्य गुण में जो भी मैंने शब्द का यूज किया ना, क्या क्या शब्द यूज किए, तत्समक अवयव ज्ञात करना, उसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना,
साहचर्यता का नियम देखना, क्रम विनिमयता की जांच करना। यदि ये चारों के चारों सारे नियम हो रहे तब हम उसके सामान्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे। भाई किसी भी ग्रुप का तत्समक अवयव होता है वो अद्वितीय होता है, उसका प्रतिलोम अवयव भी अद्वितीय होता है, ऐसे सारे नियम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे समूह के अवयव की कोटि। अब समूह पहले देखो, जैसे एक बेसिक सा चीज बना देती हूँ, ये मैंने कोई भी चीज बनाई, इसके अंदर मैं 4 चीज ले रही हूँ ABCD, और इसके अंदर कोई भी संक्रिया हो सकती है, सपोज गुणा हो सकती है, डॉट हो सकती है, मॉड्यूलो हो सकती है, मॉड्यूलो की जगह गुणा का हो सकता है, मॉड्यूलो 5 हो सकती है, कुछ भी संक्रिया हो सकती है। संक्रिया प्रत्येक अवयव में समान व्यवहार करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर तो अवयव सीधे पता चल रहे 4 है। अब इस अवयव की भी कोटि ज्ञात की जाएगी, वो भी किसमें करेंगे हम, ग्रुप के अंदर करेंगे। उसके बाद क्या है, साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय ग्रुप। अब देखो चक्र का निर्माण कब होता है, भाई हम एक घेरा बनाते हैं, इसमें क्या होता है, प्रथम व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति को पकड़ता है, ऐसे ऐसे अंतिम व्यक्ति वापस प्रथम व्यक्ति का हाथ पकड़ता है, यानी आप देखोगे कि किस प्रकार की रिंग बन जाती है। यानी ये मानो सपोज ये फर्स्ट व्यक्ति है और ये अंतिम व्यक्ति है, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसमें अवयव है, व्यक्तियों की जगह आपको क्या यूज करना है, अवयव। भाई ग्रुप के जो भी अवयव है, इसमें यदि प्रथम अवयव किसी ना किसी प्रकार से अंतिम अवयव के साथ जुड़ जाता है तो एक चक्र का निर्माण होता है, और यदि वो ग्रुप की डेफिनेशन को फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा, चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद है परम्यूटेशन ग्रुप यानी क्रमचय ग्रुप। ठीक है, ये सब कड़ी से कड़ी जुड़े हुए। यदि आपको ग्रुप आएगा तो आप चक्रीय ग्रुप पे जाओगे, यदि चक्रीय ग्रुप समझ में आया फिर आप क्रमचय ग्रुप पे जाओगे, क्रमचय ग्रुप आया फिर आप सब ग्रुप पे जाओगे। सब ग्रुप का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रुप का भी छोटा पार्ट। ग्रुप का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसके अंदर छोटे अवयव लेंगे और उसका सेमी ग्रुप बनाएंगे, वह भी ग्रुप के नियमों को क्या करेंगे, पालन करेगी। उसके बाद आ जाएगा इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप यानी सूचकांक। इसके लिए आपको ऑर्डर आना जरूरी है। भाई ग्रुप का भी ऑर्डर यानी ग्रुप के अवयव की कोटि भी ज्ञात करनी आनी चाहिए और अवयव की कोटि भी आनी चाहिए, यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट दोनों आपको निकालना आना चाहिए। आगे देखें, थ्योरम ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप यानी चक्रीय समूह के लिए उप समुच्चय की आधारित प्रमेय, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पर सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आने की जरूरत है, और यहाँ से छोटी छोटी परिभाषाएं। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपका क्रमचय ग्रुप है, ठीक है, और ये आपका चक्रीय ग्रुप है, यहाँ से आप मान के चलो आपको एक छोटा सवाल जरूर मिलेगा। और वैसे छोटा सवाल तो इन हर सब मतलब सभी टॉपिक से बनता है, पर खास करके ये आप मान के चलो क्रमचय समूह से आपको क्रमचय समूह की कोटि ज्ञात करने का सवाल पूछा जाता है। एक और यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, सिग्मा स्क्वायर एस और सिग्मा, इसका मान ज्ञात करना, ये बड़े सवालों में आ सकता है, ये आपको पढ़ना है। ये हमारी कौन सी यूनिट हो जाएगी, यूनिट नंबर 3 जो कि ग्रुप से रिलेटेड है, समूह से रिलेटेड। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 4, ये भी हमारे किससे रिलेटेड है, ग्रुप से, ठीक है, समूह से रिलेटेड है। ये उसी एक ही बुक है हमारे पास अलजेब्रा, और एक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यानी एक है हमारे पास बीजगणित और एक है अमूर्त बीजगणित। बीजगणित में हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट हो जाएगी, और जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है यानी अमूर्त बीजगणित है, उसमें हमारे पास यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 हो जाएगी। आप JPH की बुक यूज कर सकते हो, आप गोखरू की बुक यूज कर सकते हो, दोनों में आपको मटेरियल मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस का फर्क हो सकता है, बाकी ओवरऑल सारा मटेरियल आपको इन दोनों बुक्स के अंदर मिल जाएगा। अब देखिएगा, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हमें सबसे पहले पढ़ना है कोसेट, ठीक है, यानी सह समुच्चय। भाई समुच्चय का भी छोटा सा रूप पढ़ना हमें। समुच्चय तो आपको पढ़ना है ना, सेट हम पढ़ के आए क्लास 11वीं के अंदर। भाई एक व्यवस्थित आंकड़ों के अंदर हम जब बहुत सारे अवयवों को व्यवस्थित कर देते हैं और वो निश्चित होता है, सुव्यवस्थित होता है, अच्छे ढंग से लिखा हुआ होता है, वो हमारा सेट होता है, और उसी सेट से रिलेटेड हमें पढ़ना है सह समुच्चय। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लैग्रेंज प्रमेय पढ़ेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पढ़ेंगे होमोमोर्फिज्म, यहाँ से सवाल बनता है, ये इंपॉर्टेंट, भले यहाँ से छोटा सवाल बने या भले बड़ा सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, समूह समाकारिता। समूह समाकारिता पढ़ने के लिए हमारे पास 2 ग्रुप होंगे। अभी तक सब एक ग्रुप की सवाल, भाई पूरा जो भी सवाल है उसमें एक ही ग्रुप की बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी देखेंगे, भाई एक ग्रुप है, दूसरे ग्रुप के ऊपर कौन सी संक्रिया के तहत जुड़ा हुआ है। जैसे देखो यहाँ एक ग्रुप G बना दूं, यहाँ एक ग्रुप G' बना दूं, भाई यहाँ पर कोई भी संक्रिया लगा दूं, जैसे मैंने स्टार संक्रिया लगा दी, और यहाँ पे कौन सी संक्रिया लगा दूं, डॉट। स्टार का मतलब भाई प्लस हो सकता है, माइनस, गुणा, अन्य कोई भी संक्रिया हो सकती है। डॉट है वो इस वाली से अलग होगी, और इन दोनों के मध्य एक फलन मैं दर्शा दूं F, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, समाकारिता, तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म वगैरह बहुत सारी चीजें उसके अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आते हैं केले थ्योरम।
ये परिमित क्रमचय समूह के लिए होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और समाकारिता की परिभाषा, तुल्यकारिता की परिभाषा, अंतकारिता की परिभाषा, ये सारी परिभाषाएं आपको आनी चाहिए। आगे देखिएगा, इसके बाद है नॉर्मल सब ग्रुप यानी प्रसामान्य उपसमूह। फिर है क्वोशंट ग्रुप यानी विभाग समूह, यहाँ से इसकी भी परिभाषा पूछी जाती है, ठीक है। और आपको सिद्ध करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि h के बराबर के h होता है नहीं होता है, क्या कोई भी एक अवयव है जैसे x इनवर्स y x है वो उसके अंदर होता है नहीं होता है। इसके द्वारा हम प्रसामान्य उपसमूहों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं। आगे देखिएगा, फिर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देखो समाकारिता इंपॉर्टेंट है, तो समाकारिता की जो मौलिक प्रमेय है, मूलभूत प्रमेय है, आधारभूत प्रमेय है, वो भी बहुत ज्यादा क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं करी, क्योंकि ये सारी प्रमेय है, सत्यापित करनी पड़ेगी आपको, पूरा पूरा प्रूफ लिखना पड़ेगा, प्रूफ देखना पड़ेगा। एक स्टेप लिखने से हम प्रूफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग, फील्ड, इंटीग्रल, डोमेन, यानी आपके पास वलय है, क्षेत्र है और पूर्णांक डोमेन है। अब इस चीज को देखना, ये थोड़ा सा इनसे अलग हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम एक ग्रुप, एक समूचे के ऊपर दो संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। भाई जैसे मैंने फील्ड की बात करूं, क्षेत्र की बात करूं, क्षेत्र के बाद में हम किसकी बात करेंगे, वलय की बात करेंगे। तो क्षेत्र खुद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले क्षेत्र को समझोगे, क्षेत्र के गुणधर्म को समझोगे कि भाई क्षेत्र कहाँ किस प्रकार से व्यवहार करता है, कहाँ अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है, वह क्षेत्र है या नहीं है, तब जाके आपको बहुत सारी चीजें, शब्द नहीं सुनने को मिलेंगे। तो इसके अंदर हम दो शब्द पढ़ेंगे, जैसे हमने एक लिख दिया, तो इसके अंदर पहली संक्रिया डॉट पढ़ लो, दूसरी संक्रिया क्या पढ़ लो, क्रॉस। इसके द्वारा हम उसको क्या करेंगे, प्रूफ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, रिंग, फील्ड और इंटीग्रल, डोमेन। पर आप मानो कि अब एग्जाम के टाइम में तो आप फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट लेके चलो, तो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो ये हमारी होगी यूनिट नंबर 4, जो भी किससे रिलेटेड थी, ग्रुप से रिलेटेड थी, यानी अमूर्त बीजगणित से संबंधित थी। लास्ट यूनिट क्या हमारी, वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। अब वेक्टर स्पेस वेक्टर कैलकुलस से थोड़ी सी अलग है, कहे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें, छोटी से छोटी चीजें समझनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या, यहाँ पे ये हमारी इसकी मतलब जो सेकंड सेमेस्टर की जो बुक है उसका सबसे लास्ट यूनिट है, चाहे यूनिट नंबर 5 है, क्या है हमारे पास, वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पे देखो सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस, इसमें क्या क्या है, सबसे पहले आएगा इसकी डेफिनेशन, क्योंकि नई चीज है। स्पेस का मतलब तो आप जानते हो ना कि अवयव है, उनके अंदर उसकी डायमेंशन बहुत सारी हो जाती है, तो उसको समझना है, उसको हमें देख के जो क्वेश्चन है उसको बहुत ज़्यादा परखना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद देखना पड़ेगा। एंड एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेस, भाई पहले वेक्टर स्पेस की परिभाषा समझेंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, और एग्जाम्पल देखने के बाद उसको सिद्ध करेंगे कि वह वेक्टर स्पेस का निर्माण करता है या नहीं करता है। और फिर हम देखेंगे सब स्पेस, जैसे समूचे पढ़ो तो सबसेट पढ़ते हैं, ग्रुप पढ़ो तो सब ग्रुप पढ़ते हैं, उसी प्रकार जब हम वेक्टर पढ़ेंगे यानी वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सब स्पेस पढ़ेंगे, ठीक है, उप समष्टि पढ़ेंगे। फिर आएगा यहाँ से, आप मान के चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो सब डेफिनेशन, ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर स्पान। यहाँ से आपका सवाल बनता है कि भाई जो आपके पास अवयव है उसका आप, जैसे आपके पास 3 अवयव है, ठीक है, या मान लो आपके पास अन्य कोई यू वी डब्ल्यू है, तो आप इसके मध्य किस प्रकार से संबंध दर्शा सकते हो, इसका गुणनफल रूप कैसे लिखोगे, तुलना कैसे करोगे, भाई अल्फा बीटा गामा के या यू वी डब्ल्यू की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, वो सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे, यानी रेखिक संचय बनाएंगे। संचय किस प्रकार बनता है, जैसे मेरे पास बहुत सारे अवयव होंगे, जैसे A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, ऐसे डॉट 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 अल्फा n और an, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक संचय का रूप है। अब संचय के रूप को देखना है कि ये रेखिक है या अरेखिक है, यानी रेखिकता के नियम को मानेगा, उसके गुणधर्म को सत्यापित करेगा, क्या ऐसा अवयव उपस्थित होगा कि वो 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सब के बारे में देखा जाएगा। फिर है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, सदिशों का रेखिक निर्भरता या स्वतंत्र, यानी परतंत्र है या स्वतंत्र है, यानी अल्फा की वैल्यू 0 हो रही है या अवयव की यानी गुणांकों की वैल्यू 0 हो रही है, इसके बाद। और यहाँ से सवाल बनता है, यह जो टॉपिक है यहाँ से आपको एक बड़ा सवाल मिल सकता है और यहाँ से डेफिनेशन आपको मिल सकती है। क्लियर है?
तो ये आपके जो 5 यूनिट है इसके सिलेबस के बारे में बात कर ली। अब एग्जाम के टाइम में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे। थर्ड जो चैप्टर है उसके अंदर टॉपिक्स भले ज़्यादा है परंतु आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो ये आपकी 5 यूनिट हो जाएगी। आपको अब अच्छे से पढ़ना है, हम आपके लिए और भी वीडियोस लेके आ रहे हैं ताकि ये टॉपिक आप अच्छे से क्लियर करके अपने एग्जाम के अंदर और अच्छा आपका बेस्ट दे सको और आपका रिजल्ट अच्छा बन सके। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।